तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि इस घर में कायदा कानून का पालन होना चाहिए। बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए असबेंद ने अपनी पत्नी को डांटा। मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ सब मनमानी करने बैठ गए हैं। तुम्हें समझाना चाहिए, लेकिन तुम हो कि शांति से बैठी हो। अरे आप भी ना बेवजह परेशान होते हैं। माला के इतना कहने से असबिंद और भड़क गए। मैं यहाँ अपना खून जला रहा हूँ। तुम लोगों को समझाते समझाते हैं, लेकिन तुम्हें मेरी बातें बेफिजूल लग रही हैं। लानत है तुम पर। तो आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? आप भी भली भांति जानते हैं कि वह कैसा है। सिर्फ मनमानी करता रहता है, ना मेरी सुनता है ना किसी की। हाँ हाँ, तुम्ही ने उसकी हर मांग पूरी करके उसे सिर चढ़ा रखा है। आवश्यकता से अधिक लाड प्यार ठीक नहीं होता। क्रोध से भरकर माला कोई कड़वा उत्तर देने जा रही थी, पर तभी यह सोचकर चुप रही कि असबिन से उलझना व उन पर क्रोध प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है। नाहक ही पति पत्नी की मामूली सी तकरार बढ़कर बतंगड़ बन जाएगी। फिर हफ्ते भर के लिए बोलचाल बंद हो जाना मामूली सी बात है। मन को संयत करके वह पति को समझाने लगे। आदर्श बुरे रास्ते पर जाने वाला लड़का नहीं है। आप अकारण ही उसे संदेह की नज़र से देखने लगे हैं। असबिन ने थोड़ा सा खाकर ही हाथ खींच लिया। माला भी उठकर खड़ी हो गई। अनुष्का का मन क्षुब्ध हो उठा। आज उसने अपने हाथों से सब्जियां बनाकर सजाई थी। सोचा था कि माता पिता दोनों की राय लेगी कि उसकी बनाई सब्जियां नौकर से अधिक स्वादिष्ट बनी है या नहीं। पर दोनों की नोक-झोंक में खाने का स्वाद भी खराब हो गया। वह भी उठकर खड़ी हो गई। नौकर ने 3 प्याले कॉफ़ी बनाकर तीनों के हाथों में थमा दी, परंतु असबिंद बगैर कॉफ़ी पिए ही अपने शयन कक्ष में चले गए और बिस्तर पर पड़ गए। बिस्तर पर पड़े पड़े वे सोचने लगी कि माला का व्यवहार दिन प्रतिदिन उनकी तरफ से रूखा क्यों होता जा रहा है। वह पति की बजाय बेटे को अहमियत देती रहती हैं। रात रात भर घर से गायब रहने वाला बेटा उसे शरीफ लगता है। वह सोचती क्यों नहीं कि बड़े घर का इकलौता लड़का सभी की नज़रों में खटकता है। लोग उसे बहका कर गलत रास्ते पर डाल सकते हैं। कुछ क्षण के उपरांत माला भी शयन कक्ष में दाखिल हो गई। फिर गुसलखाने में जाकर रोज की तरह साड़ी बदलकर ढीला ढाला रेशमी गाउन पहनकर पलंग पर आ लेटी। असबिंद ने निर्विकार भाव से करवट बदली। बच्चों के प्रति माला की लापरवाही उन्हें कचोटती रहती थी कि ब्यूटी पार्लरों में 4-4 घंटे बिताकर अपने ढलते रूप यौवन के प्रति सजग रहने वाली माला आखिर आदर्श की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती। माला के शरीर से उठ रही इत्र की तेज खुशबू भी उनके मन की चिंता दूर नहीं कर पाई। वे दरवाजे की तरफ कान लगाए आदर्श के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए बार बार दीवार घड़ी की ओर देखने लगे। 1:30 बजे के आसपास बाहर लगी घंटी की टनटनाहट गूंजी तो असबिंद माला को गहरी नींद सोई देखकर खुद ही दरवाजा खुलने के उद्देश्य से बाहर निकले, पर उनके पहुंचने से पूर्व ही बेटी अनुष्का दरवाजा खोल चुकी थी। आदर्श उन्हें देखकर पहले कुछ ठिठका, फिर सफाई पेश करते हुए बोला, माफ़ करना पिताजी। फिल्म देखने व मित्रों के साथ भोजन करने में समय का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। बेटे को खूब जी भर कर खरी खोटी सुनाने की उनकी इच्छा उनके मन में ही रह गई, क्योंकि आदर्श ने शीघ्रता से अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। उसके स्वर की हड़बड़ाहट से वे समझ चुके थे कि आदर्श शराब पीकर घर लौटा है। सिर्फ शराब ही क्या, कल को वह जुआ भी खेल सकता है। मित्रों के इशारे पर पिता की कठिन परिश्रम की कमाई उड़ाने में भी उसे संकोच नहीं होगा। आज उन्हें नींद नहीं आ रही थी, बार बार करवटें बदल रहे थे। फिर मन बहलाने के ख्याल से उन्होंने किताब के रैक में से एक किताब निकालकर तेज रोशनी का बल्ब जलाकर उसके पृष्ठ पलटने शुरू कर दिए। तभी किताब में से निकलकर कुछ नीचे गिरा। उन्होंने झुककर उठाया तो दिखा वह सुस्मिता की तस्वीर थी, जो न मालूम कब उन्होंने पुस्तक में रख छोड़ी थी। तस्वीर पर नज़र पड़ते ही पुरानी स्मृतियाँ सजीव हो उठीं। वे एकटक उसको निहारते रह गए। ऐसा लगा जैसे व्यंग से वह हंस रही होगी
कि यही है तुम्हारा सुखद गृहस्थ, पत्नी, बेटा। कोई भी तुम्हारे कहने में नहीं है। तुम किसी से संतुष्ट नहीं हो। क्या यही सब पाने के लिए तुमने मेरा परित्याग किया था? लगा सुस्मिता अपनी मनपसंद हरी साड़ी में लिपटी उनके सिरहाने आकर बैठ गई हो। वह मुस्कुराकर उन्हें निहार रही हो। कल्पना लोक में गोते लगाते हुए वे उसकी घनी स्याह रेशमी केस राशि को सहलाते हुए भर्राए कर्ण से कह उठे, सब कुछ अपनी पसंद का तो नहीं होता सुस्मिता। मैं तुम्हें हृदय की गहराइयों से चाहता था। पर सुस्मिता अचानक हंस पड़ी, फिर रोने लगी। तुम झूठे हो। तुमने मुझे अपनाना ही कहाँ चाहा था। उनकी आंखों की कोरों से भी अश्रु फूट पड़े। सुस्मिता, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ पाओगी। दरअसल अजबिंद अपनी पढ़ाई समाप्त करके छुट्टियां बिताने अपने ननिहाल कलकत्ता के नज़दीक एक गांव में गए। एक दिन जब वे नहर में नहाने गए तो वहां कपड़े धोती हुई सांवली रंगत की बड़ी बड़ी आंखों वाली सुस्मिता को ठगे से घूरते रह गए। वह उनकी नानी के घर के बराबर में ही रहती थी। दोनों घरों में आना जाना होने के कारण अजबिन को उससे बात करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। सभी गांव वालों का नहाना धोना नहर पर होने के कारण वहां मेले जैसा दृश्य उपस्थित रहता था। वे अपने हमउम्र साथियों के साथ वहीं मौजूद रहते थे। इधर उधर घूमकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लूटते रहते। सुस्मिता नहर में कपड़े धोकर जब उन्हें आसपास के झाड़ झंकार पर सूखने के लिए डालने आती तो वहां पर पहले से मौजूद अजबिंद चुपके से उसकी तस्वीरें खींच लेते हैं। कैमरे की चमक से चकित सुस्मिता उनकी तरफ घूरती तो वे मुंह फेर कर इधर उधर ताकने लगते। सुस्मिता के आकर्षण में डूबे वे जब बार बार नानी के गांव आने लगे तो सबके कान खड़े हो गए। लोग उन दोनों पर नज़र रखने लगे। पर दुनिया वालों से अनजान वे दोनों प्रेमालाप में डूबते रहे थे। मुझे दुल्हन बनाकर अपने घर कब ले जाओगे? सुस्मिता पूछती। बहुत जल्दी, वे सुस्मिता का मन रखने को कह देते, पर अपने घर वालों की कट्टरता भाप कर सोच में पड़ जाते। फिर बात बदल कर गंभीरता से कह उठते, सुस्मिता, तुम मछली खाना बंद क्यों नहीं कर देती? क्या सब्जियों की कमी है जो इन मासूम प्राणियों का? यह सुन वह बीच में ही हंस पड़ती। पर हमारे घर में यह सब वर्जित है सुस्मिता। पहले शादी तो करो, मैं यह सब खाना बंद कर दूंगी अजबिन। एक दिन ननिहाल वालों ने उनकी चोरी पकड़कर उन्हें खूब डांटा फटकारा। सुस्मिता को भी काफ़ी जलील किया गया। घबराकर वे प्यार व्यार भूल कर ननिहाल से भाग आए। मामा मामी ने उनके माता पिता को पत्र लिखकर संपूर्ण वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया। पत्र पढ़ते ही घर में तूफान जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। माँ ने रो रो कर आंखें लाल कर ली। पिताजी क्रोध से भर कर दहाड़ उठे। वह क्या हमारे घर की बहू बनने के लायक है? आइंदा वहां गए तो तुम्हारी टांगे तोड़कर रख दूंगा। उसके बाद पिताजी जबरदस्ती उन्हें अपनी फैक्ट्री में ले जाकर काम में लगाने लगे। उधर माँ ने उनके रिश्ते की बात शुरू कर दी। एक दिन टूटी फूटी लिखावट में सुस्मिता का पत्र मिला। लिखा था, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आकर ले जाओ। वे तड़प उठे व माता पिता की निगाहों से छिपकर नानी के गांव जा पहुँचे। पर उनके वहां पहुँचने से पूर्व ही सुस्मिता के घर वाले उसे लेकर कहीं लापता हो चुके थे। घर पर ताला लगा देखा उन्होंने लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि अविवाहित बेटी के गर्भवती होने की बदनामी के डर से उन्होंने हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। वे पागलों की भांति इधर उधर भटक कर उसकी तलाश करने लगे, परंतु कहीं कुछ पता ना चला। उधर उनके माता पिता ने जबरदस्ती उनका विवाह बिरादरी की एक लड़की माला के साथ संपन्न कर दिया। तभी माला ने करवट बदली। बिस्तर हिलने से सुस्मिता की तस्वीर फिसल कर फिर से नीचे जा गिरी। सोए नहीं अभी तक? माला आंखें खोलकर असमंजस से पूछने लगी। तुम अभी तक आदर्श की चिंता में जाग रहे हो? क्या वह आया नहीं अभी तक? माला चिंतित होकर उठकर बैठ गई। वह आ चुका है और कमरे में सो रहा है। तुम भी सो जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे।
माला ने कहा और फिर अलमारी खोलकर नींद की एक गोली लाकर उन्हें थमा दी। पानी के साथ गोली निगलकर वे सोने की कोशिश करने लगे। माला कहती रही, जब बाप के पैर का जूता बेटे के पैरों में सही बैठने लगे तो बाप को बेटे के कार्यों में मीन मैक ना निकालकर उसे मित्रवत समझाना चाहिए। पर अजबिन का ध्यान कहीं और अटका हुआ था। सुबह बिस्तर से उठकर वे स्नान नाश्ते से निबटकर फैक्ट्री जाने हेतु कार की तरफ बढ़े तो पाया कि आदर्श अभी भी सो रहा है। माला ने कहा कि वह आदर्श को फैक्ट्री भेज देगी ताकि उसको जिम्मेदारी निभाने की आदत पड़ जाए। अजबिंद जैसे ही फैक्ट्री के दफ्तर में प्रविष्ट हुए तो वहां पहले से उपस्थित एक अनजान लड़की को बैठा देखकर चकित रह गए। लड़की ने उठकर उन्हें नमस्ते किया। कौन हो तुम भाई, क्या चाहती हो? वे रूखेपन से बोले। जी मेरा नाम आकृति है, नौकरी पाने की उम्मीद लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ कोई रिक्त स्थान नहीं है, तुम जा सकती हो, कहकर वे अंदर जाकर काम देखने लगे। कुछ देर बाद जब वे किसी कार्यवश बाहर निकले तो लड़की को उसी अवस्था में बैठी देखकर हतप्रभ रह गए। तुम गई नहीं? उन्होंने पूछा। मुझे आदर्श ने भेजा है। तुम उसे कैसे जानती हो? मैं आपकी बेटी अनुष्का की सहेली हूँ। कहते कहते आकृति का स्वर आर्द्र हो उठा। मैं अपने सौतेले बाप व सौतेले भाइयों से बेहद परेशान हूँ। आप मुझे नौकरी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करेंगे। मैं व मेरी माँ दोनों भूखे मरने से बच जाएंगे। सौतेला बाप? उनके मन में जिज्ञासा पनपी। आकृति ने कुछ झिझक के साथ कहा, मेरी माँ ने प्रेमी से धोखा खाने के पश्चात 2 बेटों के बाप विधुर से शादी की थी। मैं माँ के प्रेमी की निशानी हूँ। अजबिंद का मन घिन से भर उठा। कहीं अवैध संतान भी किसी की सगी होती है? जी चाहा अभी इस लड़की को धक्के देकर फैक्ट्री से बाहर निकाल दें, पर आकृति के चेहरे की दयनीयता देख उनकी कठोरता बर्फ की भांति पिघल गई। उसका सूखा चेहरा बता रहा था कि उसने कई दिनों से पेट भरकर भोजन नहीं किया है। सहानुभूतिवश उन्होंने आकृति को थोड़े वेतन पर महिला श्रमिकों की देखरेख पर रख लिया। आकृति उनके समक्ष नतमस्तक हो उठी। वह कुछ संकोच के साथ बोली, सर, अपने बारे में मैंने जो कुछ आपको बताया है उसे अपने तक ही सीमित रखें। आदर्श व अनुष्का को भी ना बताएं। नहीं बताऊंगा। आकृति आश्वस्त होकर घर चली गई और अगले दिन से नियमित काम पर आने लगी। पर अजबिंद के मन में आकृति व आदर्श को लेकर उधेड़-बुन शुरू हो चुकी थी। आखिर आदर्श की आकृति से किस प्रकार की जान पहचान है? आकृति उसकी सिफारिश लेकर नौकरी पाने क्यों आई? उन्होंने आकृति के घर का संपूर्ण पता व उसकी योग्यता के प्रमाण पत्रों की फोटोस्टेट की प्रतियां अपने पास संभाल कर रख ली। आदर्श पूरे दिन फैक्ट्री में नहीं आया। शाम को अजबिन ने घर पहुंचते ही माला से उसके बारे में पूछा तो पता लगा कि वह बुखार के कारण पूरे दिन घर में ही पड़ा रहा। वे दनदनाते हुए आदर्श के कमरे में दाखिल हो गए। कैसी है तबीयत? उन्होंने पूछा। जी, अचकचाकर आदर्श ने उठते हुए कहा। लेटे रहो, स्वास्थ्य का ख्याल ना रखोगे तो यही होगा। क्या आवश्यकता है देर तक घूमने फिरने की? कल एक मित्र के यहाँ पार्टी थी। आदर्श सफाई पेश करने लगा। फैक्ट्री का काम देखना अधिक आवश्यक है। तुम अपनी इंजीनियरिंग व MBA की पढ़ाई पूरी कर चुके हो। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जी जी। आकृति को कब से जानते हो? उन्होंने पूछा। जी, काफ़ी अरसे से। वह एक दुखी व निराश्रित लड़की है, इसीलिए मैंने फैक्ट्री में नौकरी पाने के लिए भेजा था उसे। पर आपको इस बारे में बताना याद नहीं रहा। मैंने उसे नौकरी दे दी है। लड़की परिश्रमी मालूम पड़ती है, पर तुम्हें इस प्रकार के छोटे स्तर के लोगों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। जी, ख्याल रखूँगा। अजबिन के उपदेश चालू रहे। कई दिनों बाद आज उन्हें बेटे से बात करने का अवसर मिला था, सो देर तक उसे जमाने की ऊंच नीच समझाते रहे। तभी अनुष्का ने पुकारा, पिताजी, चाय ठंडी हुई जा रही है। मैंने नाश्ते में पनीर के पकौड़े बनाए हैं, आप खाकर बताइए कैसे बने हैं।
अजबिंद आकर चाय नाश्ता करने लगे। अनुष्का बताती रही कि आजकल वह बेकरी का कोर्स कर रही है, फिर दूसरा कोई कोर्स करेगी। वे पकौड़ों की प्रशंसा करते रहे। माला काफ़ी देर से खामोश बैठी थी। अवसर मिलते ही उबल पड़ी। तुम्हें बीमार बेटे से इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। आकृति को सिर्फ वही अकेला नहीं बल्कि हम सभी जानते हैं। वह अनुष्का की सखी है। इस नाते घर में आना जाना होता रहता है। आदर्श ने दयावश ही उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी पाने हेतु आपके पास भेज दिया होगा। पर मैंने भी तो बुरा नहीं कहा, बस यही कहा कि बच्चों को अपने स्तर के लोगों से ही मित्रता रखनी चाहिए। बच्चों के मन में छोटे बड़े का भेदभाव बैठाना उचित नहीं है। ये दोनों अब बच्चे नहीं रहे, तभी तो कह रहा हूँ। अजबिंद हार मानने को तैयार नहीं थे। देखो माला, छोटी सी चिंगारी से आँख का दरिया उमड़ पड़ता है। युवा बच्चों के कदम फिसलते देर नहीं लगती। तुम राजेश पर नज़र रखा करो। उसका आकृति जैसी लड़कियों के साथ उठना बैठना उचित नहीं। माला पति अजबिंद व सुस्मिता की प्रेम कहानी से भली प्रकार वाकिफ थे, इसीलिए उसके मन में आया कि कह देगी। आदर्श तुम्हारे जैसा नहीं है कि ऐसी किसी लड़की के भी प्रेम पाश में बंध जाएगा। उसके लिए एक से एक बड़े घरों के रिश्ते आ रहे हैं। तुम्हें तो सिर्फ आकृति से दोस्ती ही दिखाई दे रही है। उसके बड़े घरों के मित्र क्यों नहीं दिखाई देते? पर वह शांत बनी रही। सुस्मिता का नाम लेने से घर में फालतू का कलेश ही उत्पन्न होगा। आकृति ने जिस खूबी से फैक्ट्री का कार्य संभाला, उसे देख अजबिंद दंग रह गए। आकृति उन्हें आदर्श व अनुष्का से अधिक समझदार मालूम पड़ने लगी। काम पर आते वक्त अधिकतर महिला श्रमिक अपने साथ बच्चों को ले आती थीं, जो इधर उधर घूमकर गंदगी फैलाते व लोगों की डांट खाते रहते थे। इस बाबत आकृति ने सुझाव दिया, क्यों न फैक्ट्री के पीछे की खाली पड़ी जमीन पर एक टीन शेड डालकर इन बच्चों के रहने सोने खेलने व थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने की व्यवस्था कर दी जाए। सुझाव सभी को पसंद आया। तत्काल टीन शेड की व्यवस्था कर दी गई। साथ ही बच्चों की देखरेख के लिए एक आया व अक्षर ज्ञान के लिए एक रिटायर्ड वृद्ध अध्यापिका की व्यवस्था कर दी गई। अपने बच्चों को प्रसन्न व साफ सुथरा देखकर महिला श्रमिक दोगुने उत्साह से काम करने लगे। वह सभी के मन में आकृति के प्रति सम्मान के भाव उत्पन्न हो गए। अजबिंद ने आकृति के कार्य से संतुष्ट होकर उसका वेतन बढ़ा दिया, पर हृदय से वो उसको नापसंद ही करते रहे। उनके मन से यह कभी नहीं निकल पाया कि वह एक अवैध संतान है, जिसके पिता का कोई अता पता नहीं है। उनके मन में उसकी माँ के प्रति भी नफरत के भाव पनपते रहे, जिसने अपने कुंवारे दामन पर कलंक लगाकर आकृति को जन्म दिया था। आकृति ने कई बार उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया, पर अजबिंद ने उन लोगों के प्रति पनपी घृणा के कारण वहां जाना स्वीकार नहीं किया। वे आकृति के मुंह से यह भी सुन चुके थे कि उसका सौतेला शराबी बाप उसकी माँ को मारता पीटता है, पर फिर भी उन्होंने उसके घर जाना उचित नहीं समझा। ऐसे निम्न श्रेणी के लोगों के पचड़े में पड़ना उन्हें कतई स्वीकार नहीं था। एक दिन माला व अनुष्का घूमने के उद्देश्य से फैक्ट्री में आई तो आकृति को घर आने का निमंत्रण दी गई। छुट्टी के दिन कुछ संकोच के साथ आकृति घर आई। वह औपचारिक बातचीत के पश्चात तुरंत जाने को हुई, मगर अनुष्का ने जिद करके उसे रोक लिया। वह उसके सामने मेज पर चाय के प्याले व भांति भांति का नाश्ता लगा दिया। अजबिंद मन महसूस कर देखते रहे कि घर के लोग किस प्रकार विशिष्ट अतिथि की भांति आकृति को खिला पिला रहे हैं। फिर तीनों लॉन में जाकर बैडमिंटन खेलने लगे। आकृति के लंबे लंबे हाथों में तैरता रैकेट हवा में उड़ता नजर आ रहा था। वह कभी आदर्श के साथ तो कभी अनुष्का के साथ देर तक खेलती रही। फिर आदर्श रात हो जाने के कारण आकृति को छोड़ने उसके साथ चला गया। उसके जाते ही अजबिंद पत्नी पर बरस पड़े। फैक्ट्री की साधारण सी नौकर को घर में बुलाकर आवश्यकता से अधिक मान सम्मान करना क्या उचित है? वह अनुष्का के साथ पढ़ी हुई है, उसकी सहेली भी तो है। इस वक्त वह हमारी नौकर है, उसके साथ नौकरों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है,
मैं अनुष्का को समझा दूंगी। इसी वक्त समझाओ, बुलाओ उसे। अजबिंद क्रोध से सुलग रहे थे। माला ने कमरे में आराम कर रही अनुष्का को आवाज़ देकर बुलाया। जब वह कमरे में आई तो अजबिंद माला के कहने से पूर्व ही उसे डांटने लगे कि उसने आकृति से फालतू की मित्रता क्यों कर रखी है। आइंदा कभी उससे बात करने की आवश्यकता नहीं है। अनुष्का ने सहम कर कहा, ठीक है, मैं आगे से आकृति से दूर रहूंगी। आदर्श वापस लौटा तो अजबिंद ने उसे भी डांटा कि वह आकृति को कार से छोड़ने क्यों गया, उसके लिए किराए का ऑटो रिक्शा क्यों नहीं कर दिया। जब सिर उठाकर आदर्श ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी तभी अजबिंद संतुष्ट हो पाए। पर शयन कक्ष में माला ने उन्हें आड़े हाथों लिया। यह तुम्हारे अंदर ऊंच नीच का भेदभाव कब से पनप उठा? तुम्हारी फैक्ट्री की गाड़ियां भी तो श्रमिक को लाने ले जाने का काम करती हैं। कई बार तुमने गाड़ियों से महिला श्रमिकों को उनके घर व अस्पताल पहुंचाया है। कोई उत्तर ना देकर अजबिंद विचारों के भंवरजाल में डूबते उतराते रहे कि माला कहाँ समझ पाएगी कि आकृति व अन्य महिला श्रमिकों में जमीन आसमान का अंतर है। आकृति खूबसूरत है, उच्च शिक्षित है, उसमें आदर्श जैसे लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता है। आदर्श फैक्ट्री में आने लगा है। यह देखकर अजबिंद संतुष्ट हुए कि वह काम में रुचि लेने लगा है। पर जब उन्होंने उसे चोरी छिपे आकृति से बातें करते देखा तो उनका माथा ठनक गया। उन्हें दाल में काला नजर आया। वे शुरू से अब तक की कड़ियाँ जोड़ने लगे तो उन्हें यह सब आदर्श की गहरी चाल नजर आई। उन्हें लगा वह फैक्ट्री में आकृति के कारण ही आता है। जरूर दोनों में गहरा प्यार है जिसे दोनों अभी प्रकट नहीं करना चाहते। वक्त आने पर अवश्य प्रकट करेंगे। कहीं दोनों छिपकर कोर्ट मैरिज ना कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं आकृति ही आदर्श को अपने रूप जाल में फंसा रही हो। कोठी, कार, दौलत का लालच कम तो नहीं होता। मन का संदेह उन्होंने माला के सामने प्रकट किया तो वह बिगड़ उठी। अपनी युवावस्था में तुम जैसे रहे हो बेटे को भी वैसा ही समझते हो। पता नहीं क्यों तुम्हारे मन में इकलौते बेटे के प्रति बुराइयां पनपती रहती हैं। तुम उसे गलत समझते हो जबकि वह आकृति को बहन के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझता। तुम ऐसा करो कि आकृति को नौकरी से ही निकाल दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कहकर वह मुंह फेर कर सो गई। माला के व्यवहार से अजबिंद के मन को भारी ठेस लगी। यदि उन्होंने सुस्मिता से प्यार करके गलती की तो क्या बेटे को भी वही गलती करने की छूट दे दें? मन रुआसा होकर फिर से सुस्मिता के इर्द गिर्द जा पहुंचा। वे विचारों में खो गए कि पता नहीं कहाँ होगी सुस्मिता। उसकी कोख में पलने वाले उनके खून का क्या हुआ? क्या मालूम जीवित भी है या नहीं? यदि आदर्श फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाल ले तो वे एक बार फिर से उसकी खोज करने जाएंगे। अपने बच्चे का पता करेंगे। हो सका तो उसे अपनाने का प्रयास भी करेंगे ताकि सुस्मिता के मन में उनके प्रति वर्षों का जमा मैल निकल जाए। उसके सारे दुख लांछन सुख में बदल जाएं। वे उस वक्त अपने माता पिता व समाज से डरने वाले कायर युवक थे, पर अब एक जिम्मेदार पुरुष हैं, लाखों के मालिक हैं। सुस्मिता को अलग से एक मकान में रखकर उसका संपूर्ण खर्चा उठा सकते हैं। अपने पुराने विचारों से निकलकर वे सोचने लगे कि आदर्श अब विवाह योग्य हो चुका है, उसका विवाह कर देना उचित रहेगा। पत्नी आकर उस पर अंकुश रखेगी तो वह सही रास्ते पर आएगा। उधर वे इस वक्त आकृति को भी निकालने के लिए तैयार नहीं थे, कारण कि उसने जिस खूबी से काम संभाला था वह हर किसी के वश का नहीं था। वे सोचने लगे कि हो सकता है आदर्श व आकृति के प्रति मैं भारी गलतफहमी का शिकार हूँ। माला सही कह रही हो। अगले दिन उन्होंने अवसर पाते ही आकृति के मन को टटोलना शुरू कर दिया। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारी आयु की लड़कियां कभी का घर बसा चुकी हैं। आकृति के चेहरे पर भांति भांति के भाव तैर उठे। वह आवेश से भर कर बोली, अपनी माँ की दुर्दशा देखकर अभी क्या मैं विवाह के बारे में सोच सकती हूँ? आप मर्द हैं, नारी मन को क्या समझ पाएंगे? मेरी माँ ने अपने प्रेमी से धोखा खाकर किस प्रकार से मुझे जीवित रखा, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। इतनी लंबी जीवन यात्रा में किस प्रकार वे
आधा पेट खा कर रही हैं। समाज से कितना अधिक मानसिक प्रताड़ना सहन की है, उनके अतिरिक्त कौन समझ सकता है। मुझे नफरत है उस पुरुष से जो मेरी माँ को मौत के कगार पर छोड़ गया। उसे पिता मानने को मैं कतई तैयार नहीं हूँ। यह कहने के साथ आकृति की आंखें बरस पड़ी। वह फिर बोली, और वह मेरा सौतेला बाप कितना घिनौना इंसान है। शराब पीकर मेरी व मेरी माँ की जानवरों की भांति पिटाई करता है। क्या वह बाप कहलाने के योग्य है? मुझे नफरत हो चुकी है मर्द जाति से। सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। मैं व आदर्श क्या ऐसे हैं? आप मालिक हैं। आपकी दी नौकरी से हमारा गुजारा चल रहा है। मैं आपके बारे में क्या कह सकती हूँ? आदर्श के बारे में तो कह सकती हूँ। वह आयु में मुझसे छोटा है, बात व्यवहार में बिल्कुल लापरवाह, बच्चों जैसा भोला मालूम पड़ता है। उसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? मालिक तो वह भी है। आप दोनों की बदौलत ही हमें 2 वक्त की रोटी मिलने लगी है। आकृति के उत्तर से हस्बैंड संतुष्ट नहीं हुए। वे उसे डांट कर स्पष्ट कह देना चाहते थे कि वह आदर्श से बात करना बिल्कुल बंद कर दे, पर बोल नहीं पाए। फिर आकस्मिक रूप से आकृति 2 दिन तक काम पर नहीं आई तो वे चिंतित हो उठे। तीसरे दिन उसके घर जानकारी हेतु किसी को भेजना ही चाहते थे कि वह आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर खरोचों के निशान व सूजन थी। हाथ पैरों में भी चोटों के निशान थे। यह क्या हाल बना रखा है? वह पूछ बैठे। फैक्ट्री के कर्मचारी भी आकर कारण जानने हेतु उत्सुक हो उठे। आकृति ने रो रो कर बताया कि उसके सौतेला बाप व भाइयों ने मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया है। वे नहीं चाहते कि मैं अपने वेतन में से कुछ रुपए भी माँ की इलाज पर खर्च करूं। माँ बीमार रहती हैं, वह सरकारी अस्पताल की दवा से कुछ फ़ायदा नहीं होता। वे लोग मेरा पूरा वेतन खुद हड़पना चाहते हैं। तुम खुद मजबूत हो, उस घर को छोड़ क्यों नहीं देती? मैं यही कहने आपके पास आई हूँ कि आप हम दोनों माँ बेटी को यहाँ टीन शेड के नीचे रहने की इजाज़त दे दें। मैनेजर ने भी आकृति की बात का समर्थन किया कि यहाँ काफ़ी जगह खाली पड़ी है, माँ बेटी आराम से गुजर बसर कर लेंगे। रात में सुरक्षा की दृष्टि से पहरेदार रहते ही हैं। अजबिन सोच में पड़ गई कि फैक्ट्री के नियम सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हैं। यदि आज आकृति को जगह दी तो कल अन्य महिला श्रमिक भी जगह मांगने आ जाएंगी। इसीलिए उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि शहर में किराए के मकानों की कमी तो नहीं है, सो उन्होंने आकृति को मकान खोजने हेतु 2 दिनों का अवकाश प्रदान कर दिया। आकृति के प्रति उनकी असहनीय कठोरता पर माला कई दिनों तक व्यग्र बनी रही। वह उन्हें सुनाती रही कि पता नहीं उस लड़की में तुमने कौन सी बुराइयां देख ली है जो उसके प्रति सीमा से अधिक निर्दयी बनते जा रहे हो। यदि उसे घर के पिछवाड़े का सर्वेंट क्वार्टर ही दे देते तब भी माँ बेटी चैन से रह लेती। पूरी दुनिया में उनका हमारे अतिरिक्त और कोई दूसरा सहारा भी तो नहीं है, पर अजबिंद पत्थर बने रहें। फैक्ट्री के कर्मचारियों पर फालतू की दया दिखाना उन्होंने सीखा ही नहीं था। उधर आकृति ने 2 दिन की छुट्टी में किराए का मकान लेकर उसमें अपना सामान जमा कर लिया। तीसरे दिन से फिर से उसका नौकरी पर आना शुरू हो गया। वह अजबिन से कहती रहती, माँ आपकी बेहद कृतज्ञ है, वे आपसे मिलना चाहती है। अजबिन टाल जाते, सोचते खामखा इन साधारण लोगों को मुंह लगाने से क्या लाभ। 2 हफ्ते पश्चात आकृति फिर से गंभीर रहने लगी तो अजबिन ने उसे कारण पूछा तो वह बोली, वे लोग नहीं चाहते कि हम अलग घर में चैन से जिएं। उसका आशय अपने सौतेले बाप व भाइयों से था। क्यों? उन्हें मेरा वेतन चाहिए। यह तो घोर अन्याय है। वे इंसान है या हैवान? अपने प्रति पहली बार अजबिन की सहानुभूति पाकर आकृति की आंखें बरस पड़ी। सर आप ही कुछ कीजिए ना। आप जाकर कुछ शक्ति दिखाएंगे तो वे लोग दोबारा सिर नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। अजबिन ने आश्वासन दे दिया पर गए नहीं। एक दिन आदर्श ने उन्हें उनकी बात याद दिलाई। पिताजी, आपको आकृति के बाप भाई को सबक सिखाने जाना था। उनकी भवों पर बल पड़ गए।
तुम्हें मतलब? पर आदर्श उनकी भावभंगिमा से विचलित नहीं हुआ। उसी स्वर में बोला, आप कहे तो मैं जाकर उन लोगों को हड़काऊं? नहीं, तुम इस मामले में मत पड़ो। तो कौन पड़ेगा? आपको तो उसकी चिंता ही नहीं है। आदर्श तैस में भर गया। ठीक है, मैं देखूंगा। उन्होंने उसको शांत करने को कह दिया पर गए नहीं। तीसरे दिन आकृति फिर देर से आई और आते ही गंभीरता से बोली, मुझे आपसे अति आवश्यक बातें करनी है। सर? बोलो। आप मेरे पिता समान हैं, इसलिए आप मुझे उचित सलाह ही देंगे। मैंने एक निर्णय लिया है। कैसा? मैं विवाह कर रही हूँ। अजविन चौंके। यह अकस्मात बदलाव कैसे आया? तुम्हें तो मर्दों से नफरत थी। मेरा मन बदल गया है। माँ भी बार बार कहती हैं कि सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। हम अकेली असहाय औरतों को वे लोग चैन से जीने नहीं देंगे। सो सुरक्षा की दृष्टि से एक मर्द तो होना ही चाहिए। तो कौन है वह? वह लाखों में एक है। उससे विवाह करके मुझे वह सभी हासिल हो सकेगा जिसकी चाहत प्रत्येक लड़की को होती है। घर, सम्मान, पैसा, जीवन की सभी सुविधाएं। फिर मुझे आपकी नौकरी करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। पर वह है कौन? वह व्यग्र हो उठे। उसने झिझक के साथ कहा, वह हमारे ही मोहल्ले का है। अभिनव नाम है। यह सुनते ही मानो अजबिन के सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वे राहत की सांस लेकर बोले, ठीक है, तुम शादी तय करो, हम अवश्य आएंगे। सर, आपको एक वादा करना पड़ेगा, तभी मैं शादी कर पाऊंगी। कौन सा वादा? आपको मेरा कन्यादान करना होगा। आकृति की आंखें भर आई। अजबिंद का मन भी भर आया। बोले, तुम चिंता मत करो। जब तुमने मुझे पिता बनाया है तो मैं अवश्य कन्यादान करूंगा। धन्यवाद सर। सरवर नहीं, पिताजी कहकर पुकारो। पिताजी। अब तुम घर जाकर शादी की तैयारियां करो। वेतन कटने की चिंता मत करना। अब तुम हमारी कर्मचारी नहीं, बेटी हो, बेटी। अशबिंद मुस्कुराए। फिर खुद गाड़ी निकालकर आकृति को उसके घर छोड़ने चले गए। उसकी माँ से खूब बातचीत कर वह खाना खा कर लौटे। माला, अनुष्का, आदर्श सभी उनके बदले व्यवहार से चकित थे। माला ने इसका कारण पूछा तो हंसते हुए बोले, मैं उसे इस घर की बहू बनाने के विरुद्ध था, बेटी बनाने के लिए नहीं। मैं उसे बेटी बनाकर बहुत खुश हूँ। बड़ी बुद्धिमान, परिश्रमी बेटी है वह। फिर उन्होंने खूब धूमधाम से आकृति व अभिनव का विवाह संपन्न कराया। कन्यादान करते वक्त उन्हें लग रहा था जैसे वह सुस्मिता व अपने अवैध संतान के प्रति समाज के डर से मुक्त होकर कर्तव्य का पालन कर रहे हों। उनके मन में सुस्मिता व अपनी संतान को खोजकर उन्हें सुख पहुंचाने की कामना और अधिक बलवती हो उठी थी। वे आकृति का अंजाम देख चुके थे। क्या मालूम सुस्मिता भी अपनी संतान सहित इसी प्रकार के कष्ट भोग रही हो। लेकिन लाख पता करने के बावजूद उन्हें सुस्मिता का कोई पता ही नहीं चल रहा था। थक हार कर उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। लेकिन फिर भी आकृति की खोज खबर वह हमेशा लेते रहेंगे, यह वादा वह अपने आप से कर चुके थे, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी बेटी मान लिया था। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।